इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। आप किसको दिखाएंगे एक पत्रकार? जाहिर है कि बताइए आप। जाहिर है कि लाख आदमी जिसमें है। व्यावहारिक बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई है या नहीं है। और अगर उस भाषण में या उस रैली में या उस कार्यक्रम में कोई बड़ी बात कही जाती है, तथ्यों के आधार पर कोई बात कही जाती है या मारक क्षमता वाली बात की जाती है, तो क्या आप उसको ज्यादा दिखाएंगे या वहां वो दिखाएंगे जहां कोई वही रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है, कोई खास बात नहीं है? आप सरकार में हैं तो आप अपने सरकार के काम बताएंगे। आप अपने सरकार के काम बता रहे हैं और वो काम जो है वो नीचे तक, निचले स्तर तक वो काम हुआ है, तो उसका असर नजर आएगा, क्यों नहीं आएगा नजर? ठीक है, हम एक और सवाल की तरफ चलेंगे और वो सवाल ये है, बार बार इस तरह की चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी को अगर 2 साल पहले और खासतौर से जयपुर के अधिवेशन में प्रधानमंत्री की कमान सौंप दी गई होती, अगर राहुल गांधी को यूपीए 2 में प्रधानमंत्री बना दिया गया होता तो शायद कांग्रेस पार्टी कुछ लाज बचा सकती थी या स्थिति इससे बेहतर हो सकती थी। बिल्कुल हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन जब इस तरह के पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं तो इस तरह के हाइपोथेटिकल सवाल होते हैं। आपका पहला प्रश्न था, पहला वो था ना जी जी, उसमें सबने सारे पर एक विषय छूट गया सबसे। आप लोगों ने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया कि यूपीए 2 में जो खासतौर पे आपके घटक दल थे, आपके जो सहयोगी पार्टीज थी, आपने उनके जो लोगों को मंत्रालय दे रखे थे, आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। भाई आप सिर्फ इसको कांग्रेस की उससे नहीं जोड़ सकते, हार से। बिल्कुल मैं राइट कर रहा हूं? आप इसको कांग्रेस की उससे नहीं जोड़ सहमत नहीं हूं। सकते। अगर शरद पवार के मंत्रालय ने, शरद पवार ने कोई गड़बड़ियां की हैं तो किरकिरी पूरी सरकार की पूरी सरकार की हुई है। आपका अपने ही मंत्रियों पे कंट्रोल नहीं, ये विषय तो आया ही आया। पर राजीव, आपके घटक दलों पे भी आपका कंट्रोल नहीं था, वो भी जानते थे कि ये वीक लीडरशिप है, कुछ भी करो, जैसा चाहो। पर अगर आपका लीडर, इसीलिए बार बार जो उनके घटक दल थे वो धमकी देते रहे थे। विषय बट मेरा मानना ये है, यही सरकार ऐसी थी जिसको इनके साथियों के आरोप थे कि जी हम तो जरा इधर उधर जाते हैं तो सीबीआई को पीछे लगाए थे, तो वो तो बेचारे दबा कर रखे हुए थे। कहां स्वतंत्रता उनके पीछे ज्यादा लगती थी, जो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं थे, बाहर से समर्थन थे। मुझे ये कहना है, अब जब प्याज के भाव बढ़ रहे थे, सरकार के मंत्रियों ने ये इच्छा व्यक्त करी उसके निर्यात पर पाबंदी लगाए। शरद पवार ने अपनी किसान राजनीति के लिए पाबंदी नहीं लगाई और प्याज के दाम बढ़ते रहे। अब ये इस बात का संकेत है अगर सरकार में मंत्री कितने आ जाते। नहीं, पर कांग्रेस को इसकी आदत है, जो व्यक्ति इस आधार पर छोड़ता है कि विदेशी मूल की महिला को हम किसी कीमत पर तैयार नहीं करेंगे, कांग्रेस उससे समझौता करती है, तो कांग्रेस को ये आदत है सहने की। तो इसलिए कांग्रेस के लिए नया विषय आज जो टिकटें मिली है चर्चाओं में है, बीजेपी में जो टिकटें मिले हैं आज भी, उसमें कौन से मापदंड माने गए हैं? जीता उम्मीदवार मानना गया। राजनीति में कोई ऐसा नहीं है। धनखड़ साहब का जो बयान है, डिफेंस की जो बात करते तो लोगों ने देखा है। अच्छे लोगों का स्वागत है, आप भी कर रहे हैं। राहुल गांधी के हाथ में आपने देश की कमान दे दी होती, जो युवा चेहरे थे, युवा जोश की बात करते थे, युवाओं के भविष्य की बात करते थे, तो आप इससे बेहतर चुनाव लड़ गए होते। क्या ऐसा कोई मंथन चिंतन है पार्टी के भीतर? देखिए, निश्चित तौर पे अगर कोई नौजवान होता है और अगर वो पहले प्रधानमंत्री बन गए होते, निश्चित अब ऐसी परिस्थितियों के बारे में सोचना और अंदाजा लगाना, मैं समझता हूँ कि कमियां कहीं पे भी और किसी से भी हो सकती हैं, उसमें कोई दौरान नहीं। लेकिन अगर राहुल गांधी 2 साल पहले अगर प्रधानमंत्री बन गए होते, समझ सकते हैं कि नौजवान जो था कुछ उम्मीदें करता है। पार्टी ने लगातार संगठन में भी इस बातें उठी हैं और उन्होंने संगठन को अपना बहुत समय दिया। जब से वो कांग्रेस के महामंत्री बने, लगातार 10 साल से युवा और छात्रों के बीच में वो राजनीति कर रहे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन के जरूर वो मुख्य कांग्रेस में भागीदारी, लेकिन पूरे देश के कैडर को उन्होंने तैयार किया। और देश की राजनीति के जो युवाओं की बात हो रही है इस देश में, उन्होंने सबसे पहले आम घर के नौजवानों के लिए राजनीति के द्वार खोले और लोकतांत्रिक तरीके से छात्र और कांग्रेस की युवा इकाई के लिए राजनीति के सिस्टम खोला। मैं समझता हूं कि केवल एक चीज से हम ये सोचें कि बहुत सारी चीजों में बहुत सारी चीजें हैं, केवल हार के पीछे एक कारण नहीं और एक
केवल एक चीज से जीत प्राप्त नहीं करी जा सकती, लेकिन फिर भी बहुत परिणाम अच्छे हो सकते थे, क्योंकि राहुल गांधी देश के नौजवान जो हैं उनके बीच में वो चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, अलग अलग क्षेत्रों, और हमारा मैनिफेस्टो भी जो तैयार हुआ, पहली बार देश के इतिहास में आप देखेंगे कि लोगों के बीच में जाके, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हों, चाहे हमारे आशा वर्कर हों, चाहे हमारे मजदूर हों, ट्रैफिक 3 व्हीलर चालक हों, अरे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, अलग अलग उन्होंने उनके पूरे बीच देश वो में- गए। उनके बीच में वो गए। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं, और पार्टी संगठन में भी इस राय से है कि अगर राहुल गांधी 2 साल पहले प्रधानमंत्री पद संभालते तो निश्चित तौर पे ठीक पार्टी को है, फायदा हम जरा प्रदेश की सियासत पर, चूंकि हमने केंद्र की सियासत पर बहुत चर्चा कर ली है, राजीव और जी, मेरा ये एक इस तरह छोटा की सवाल जी था। जी जी राहुल जी, क्या आप राष्ट्रपति जी जो हैं उनको आप पार्टी के संगठन मोचन कहते थे, वो जब भी कोई विवाद होता था मंत्रालय में या पार्टी में कोई टकराव होता था उनको आगे लिया जाता था, क्या उनकी कमी अभी भी खल रही है पार्टी में? निश्चित तौर पे प्रणब मुखर्जी को हमारे विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष के लोग हैं वो भी मानते हैं कि प्रणब मुखर्जी जी एक सुलझे हुए नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हर व्यक्ति की एक उम्र की सीमा होती है। आज वो प्रणब मुखर्जी जी ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी उम्र के की लिए जहाँ ठीक है, तक बात है, मनमोहन सिंह जी मेरे ख्याल से तो उनसे ज्यादा उम्र में होंगे। हम लौटते हैं जरा प्रदेश की सियासत को देख लेते हैं। हमने जैसा शुरुआत में कहा था, ओम प्रकाश धनखड़ जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका एक बड़ा बयान शक्ति आज आया और उन्होंने कहा कि हजका के साथ गठबंधन अटूट है, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। संभावनाएं होती हैं राजनीति में, हजका के साथ गठबंधन टूट भी सकता है। टूटेगा ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा टूट भी सकता है। कल जो नतीजे आए हैं, क्या इससे इन संभावनाओं को बल मिलता है? क्या आने वाली सियासत में हम ये भांपें देखने की कोशिश करें कि ये दोनों राजनीतिक दल अलग अलग भी चल सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जैसा कि कहा कि संभावनाओं की राजनीति में कोई कमी नहीं, हमेशा यहाँ पर संभावनाएं बनी रहती हैं राजनीति में। बिहार की राजनीति में भी ये देखने को मिल रहा है, आज नीतीश और लालू एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो ऐसा ही हरियाणा में भी कुछ भी संभव है। जिस तरह से हजका की परफॉर्मेंस रही है, आदमपुर जो अवैध किला होता था वो भी ढह गया है। आदमपुर की जनता ने जिस तरह से कुलदीप का साथ छोड़ा है, उससे साफ हो गया है कि अब कुलदीप बिश्नोई के लिए राजनीति में सरवाइव करना इतना आसान नहीं रहेगा, और अब कुलदीप बिश्नोई की राजनीति सिकुड़ सकती है, सिमट सकती है। और ऐसे में बीजेपी में भी एक कॉन्फिडेंस आया है। बीजेपी अब नया गेम खेलना चाहेगी। बीजेपी अब ये सोच रही है कि अकेला चलो, और उनको ऐसा लगने लगा है। तो इसके पीछे रणनीति किसकी होगी? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की जो स्थिति है, उसको डूबते को तिनके का सहारा यानी बीजेपी का साथ चाहिए ही चाहिए होगा। देखिए, आपने देखा होगा कि कुलदीप बिश्नोई कभी भी बीजेपी को साथ, जो बीजेपी से कभी भी वो जो समझौता तो था, लेकिन बीजेपी ने उनको कभी भी भाव नहीं दिया। बीजेपी ने जो चाहा वो किया। एक तरह से ब्लैकमेलिंग जैसी स्थिति थी। कुलदीप बिश्नोई करनाल से लड़ना चाहते थे, बीजेपी ने साफ मना कर दिया, नहीं लड़ने दिया। और जब भी कुलदीप बिश्नोई ने कुलदीप बिश्नोई इस दबाव से निकलना चाहते हैं। कई बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन बीजेपी के सामने, क्योंकि बीजेपी के सामने उनकी जो राजनीतिक ताकत है वो बहुत ज्यादा नहीं थी, और उनकी जो पूरी सियासत थी हिसार तक सिमटी हुई है। हिसार में भी विषय अब ये है, मुझे लगता है कि क्या कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक करियर अंधकार में है? बिल्कुल, या जिसको हम कह सकते हैं कि अब कुलदीप बिश्नोई प्रदेश की राजनीति में उतने प्रभावशाली नहीं होने की भी एक वजह है। जैसे कि हम सुबह से खबरें देख रहे हैं राजनीति से जुड़ी हुई, कई अखबारों में भी मैंने पढ़ा है कि आदमपुर की जो जनता थी, ये बहुत बड़ी खबर है एक हरियाणा की राजनीति में, कि पहली बार आदमपुर की जनता ने उतना साथ नहीं दिया कुलदीप बिश्नोई का जितना कि देना चाहिए था। वही हार की वजह से कारण ये रहा कि कुलदीप बिश्नोई चाहे दिल्ली में ज्यादा रहते हैं, फोन कम उठाते हैं, लोगों के बीच कम जाते हैं। आदमपुर की जनता को अपेक्षा रहती थी कि जब चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री होते थे तो लोगों की शादियों में भी जाते थे, समारोह में जाते थे। ये अपेक्षाएं पूरी नहीं, कहने का मतलब वो हमने जानना चाह रहे हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ जो ये बयान दे रहे हैं, इसके पीछे का मतलब क्या निकाला जाए? क्या बीजेपी मनी मन ये सोच रही है कि ऐसे एलआई से कोई फायदा नहीं, जो प्रदेश में 2 सीटें भी न जीत पाए, हम सिर्फ उसे ढोते ही रहेंगे, आज जो हमारा दौर है हम उससे कुछ ले नहीं पाएंगे? ये जो रणनीतिक इशारा कर रहे हैं ओम प्रकाश धनखड़, इसके पीछे क्या है? राजनीतिक विश्लेषक और एक पत्रकार के नाते जहां तक, जैसा कि मैं हरियाणा की राजनीति को समझता हूं, निश्चित तौर पर मैं आपसे कह सकता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, आप देखेंगे 15 दिन बाद ये गठबंधन टूटेगा, और टूटेगा नहीं तो कुलदीप बिश्नोई को मुख्यमंत्री बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं मानेगी। चाहे गठबंधन रहेगा, लेकिन कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बीजेपी इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी कि पहले 2.5 साल कुलदीप बिश्नोई को दिए जाएं।
निश्चित तौर पर आप क्या 15 हार साल बाद- हार इसकी सबसे बड़ी वजह है? हार गए इसलिए? अगर जीत दोनों सीटें बिल्कुल अगर राजनीति हजका में- जीत गई होती, राजनीति की जो तराजू होती है, सियासत की दूसरा तराजू में- आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए शुरू ना हो राजीव। गए। बिल्कुल हाँ, हजका वाले बोल रहे हैं, अमित जी, हजका वाले बोल रहे बीजेपी ने हैं, सपोर्ट नहीं अमित जी, किया, बिल्कुल। वहां नहीं होने दी। कल ही हम रवि यादव सियासी तराजू में जो भी फैसले लिए जाते हैं, नफा नुकसान और जो सियासी वजन देखकर लिए जाते हैं, ठीक है। आज आप देखेंगे कि सियासी तराजू में जो गठबंधन का जो आप देखेंगे कि बहुत एक पलड़ा पलड़ा भारी है काफी नीचे बीजेपी और का एक पलड़ा काफी हजका ऊपर चला काफी- गया। यहाँ राजन पर- राजन आपका विश्लेषण संक्षेप में क्या बता रहा है? धनखड़ साहब क्या रणनीतिक इशारा कर रहे हैं? बीजेपी अगला कदम क्या लेने जा रही सिर्फ है? धनखड़ साहब ही नहीं, नहीं। क्या नाम है जो प्रभारी हैं प्रदेश के, मुखी साहब। जगदीश मुखी साहब भी उन्होंने भी वो बात की। चुनाव के मुझे दौरान लगता है अगर ये गठबंधन रहता है तो विधानसभा चुनाव से पहले अब तक जो बात पिछले 2-3 साल से लोग कह रहे हैं कि 45 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, अगली लड़ाई पहली तो ये होगी कि सीटों का बंटवारा 70 और 20 में आए। भाई साहब आपके खाते कुछ नहीं है, इकलौती नहीं, बीवी ये है लड़ाई जो होगी, विधायक ये है। लड़ाई बनाई जाएगी। लेकिन लड़ाई बनाई लेकिन जाएगी। इसमें एक बात और दबाव जोड़ना बनाया चाहूंगा, जाएगा। हिसार की और राजनीति इस बारे में ज्यादा बेहतर मुझे राजीव लगता है भाई, जवाहर जी मेरा भी- बताएंगे। लेकिन जवाहर साहब तो ये बीजेपी कहेंगे क्या कि नहीं, करेगी? अभी तक गठबंधन लेकिन विधानसभा अटूट है, विधानसभा एनडीए वाइज अगर ने बोला चुनाव जाए- लड़ा है और एनडीए की जिम्मेदारी है, हम कोई समझौता नहीं करेंगे, हमने जो कह दिया वो कह दिया वगैरह वगैरह। राजीव, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, अगर विधानसभा वाइज तोला जाए राजनीतिक ताकत को, तो हिसार में भी 6 विधानसभा क्षेत्रों में हालांकि हजका ने जीत दर्ज की और 3 में इनेलो ने, लेकिन इनेलो की 3 विधानसभा क्षेत्रों की जीत इतनी भारी थी, वो हजका पर भारी पड़ गई। ठीक है गणेश जी। राजीव जी, मेरा जो मानना है, भारतीय जनता पार्टी अब अकेला चलो अभियान चलाएगी अकेला हरियाणा के चलो अंदर। की राह पर निकल कारण पड़ेगी। उसका है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और अब जैसे